लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट जिसको सही से अगर पढ़ा ना जाए तो आपका लाइफ टाइम के लिए बेस खराब हो सकता है। आपको लॉ कम समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और लॉ ऑफ थॉट्स बेसिक्स हैं जिनका क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की जब बात करते हैं, जब वो पहली बार इंट्रोड्यूस होता है तो उसमें अग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, प्रॉमिस, कंसिडरेशन, ये ऐसे टर्म्स हैं यार जो क्लियर होने ही होने चाहिए। सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉ में टाइम, मुस्कान मंधियानी, न्यू लीगल गाइड। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इट्स डेफिनेशन, बहुत सारे सेक्शंस भी देखेंगे। सो आई रिक्वेस्ट यू गाइस कि आप लोग प्लीज मुझे ध्यान से सुनते रहिए एंड लेट्स स्टार्ट। सो कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट एक तरीके का अग्रीमेंट है एंड दिस अग्रीमेंट इज एनफोर्स्ड बाय लॉ। एक कॉन्ट्रैक्ट दो पार्टीज को लीगली बाउंड करता है एक दूसरे के प्रोमिसेस कंप्लीट करने के लिए, राइट? अगर आपके और मेरे बीच में किसी चीज को लेके प्रॉमिस हुआ कि मैं अपना घर आपको सेल कर दूंगी, एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो अब आप पीछे नहीं हट सकते उस चीज को खरीदने से, ना ही मैं पीछे हट सकती हूँ उस चीज को बेचने से, राइट? क्योंकि हमारे बीच अब एक लीगल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो चुका है जो हमने प्रोमिसेस किए हैं उसकी वजह से। सबसे कॉमन तरीका क्या है जिससे हम कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं? वो है थ्रू एन अग्रीमेंट। म्यूचुअल नेगोशिएशंस होंगे हमारे बीच, कुछ बार्गेनिंग होगी और उस बार्गेनिंग के बाद हम एक कॉमन पॉइंट पे अग्री करेंगे और थस हमारे बीच एक अग्रीमेंट हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, राइट? इसमें हमें कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन कहां देखने को मिलती है? सेक्शन 2H में देखने को मिलती है। अब इसको पढ़ने का भी एक तरीका होता है, राइट? क्या तरीका होता है? वो तरीका होता है सब सेक्शन H ऑफ सेक्शन 2, राइट? तो हमें कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन देखने को मिलती है सब सेक्शन H ऑफ सेक्शन 2 में। ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। इसका क्या मतलब होता है कि सारे के सारे अग्रीमेंट्स को लॉ की बैकिंग नहीं मिली हुई है ना? कोई अग्रीमेंट पूरा नहीं होता है तो अब हर जगह कोर्ट में जाके नहीं बोल सकते अरे ये अग्रीमेंट पूरा नहीं हुआ, इसे पूरा करवाओ। नहीं, नॉट एवरी अग्रीमेंट इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ। तुम ड्रग्स का अग्रीमेंट कर रहे हो अगर अपने दोस्त के साथ, तो लॉ उसको पूरा नहीं करवाएगा। और इसी वजह से नॉट ऑल द अग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है एन अग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ, एक ऐसा अग्रीमेंट जिसको लॉ की बैकिंग मिली हुई है कि अगर वो चीज पूरी नहीं हुई तो लॉ आपका साथ देगा उस चीज को पूरा करवाने में, उस चीज को एनफोर्स कराने में। उसी को हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। उन्हीं अग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट कहा जाएगा जिनको लॉ का साथ मिला है, जिनको लॉ का सपोर्ट मिला है। लेकिन ऐसे अग्रीमेंट्स जो कि इलीगल हैं, ड्रग्स के लिए आप अग्रीमेंट कर रहे हो किसी के साथ, किसी के मर्डर का अग्रीमेंट कर रहे हो, किसी के रेप का अग्रीमेंट कर रहे हो जो कि इलीगल है, उसको लॉ की बैकिंग नहीं मिली है, राइट? तो अग्रीमेंट्स, ऑल द अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स बिकॉज ऑल द अग्रीमेंट्स आर नॉट एनफोर्स्ड बाय लॉ। हर अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है क्योंकि हर अग्रीमेंट को लॉ का साथ नहीं मिला हुआ है। थोड़ी देर तक ध्यान से सुनना, टेलीग्राम पर स्लाइड्स भी शेयर कर देती हूँ, इसलिए ज्वाइन जरूर कर लेना। टेलीग्राम चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। तो अब कैसे पता चलेगा कि कौन सा अग्रीमेंट लॉफुल है, कौन सा अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनने के लायक है और कौन सा अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनने के लायक नहीं है? ये अगर हमें जानना है तो हमें चलना होगा सेक्शन 10 में, जहां पे इसेंशियल्स मेंशन्ड है जो कि हर कॉन्ट्रैक्ट के पास होने चाहिए, हर अग्रीमेंट के पास होने चाहिए। जब वो इसेंशियल्स, जब वो फीचर्स किसी अग्रीमेंट में मौजूद होंगे तब हम कह सकते हैं हाँ ये अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कहलाने लायक है। वो इसेंशियल्स सेक्शन 10 में मेंशन्ड है। वो इसेंशियल्स अगर किसी अग्रीमेंट में मेंशन्ड होंगे, किसी अग्रीमेंट के पास होंगे, तो हम ये कहेंगे हाँ यार ये अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनने लायक है। इतनी सी बात है। सबसेक्शन E ऑफ सेक्शन 2 हमें क्या बताता है? अग्रीमेंट की डेफिनेशन देता है। क्या होता है एग्रीमेंट? Agreement as every promise. Agreement is every promise and every set of promises. यानी एक प्रॉमिस भी हो सकता है, कुछ सेट ऑफ प्रोमिसेस भी हो सकते हैं, बहुत सारे प्रोमिसेस भी हो सकते हैं। Forming the consideration for each other is an agreement. सीधी सी बात है, मैंने कहा कि मैं बाइक दूंगी तुम्हें, तुमने बोला तुम मुझे पैसे दोगे, ये हो गया हमारे बीच का अग्रीमेंट, राइट? हमारे बीच एक प्रॉमिस हुआ, मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं तुम्हें बाइक दूंगी, तुमने प्रॉमिस किया कि तुम मुझे उसके बदले पैसे दोगे, ये हो गई कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का बेसिक सा मतलब क्या होता है? मैंने तुम्हें कुछ दिया, तुमने मुझे कुछ दिया, वो हो गई कंसिडरेशन। सिंपल। हर बार बेयर एक्ट को अभी मत देखो, नए नए आए हो, खिलाड़ी हो, अभी बेयर एक्ट को मत देखो, अभी खेल को समझो क्या हो रहा है, राइट? खेल ये है, लेन देन का मामला है बस। मैंने तुम्हें कुछ दिया, तुमने मुझे उसके बदले कुछ दिया। मैंने बाइक दी,
ठीक है, तुमने उसके बदले मुझे 32,000 रुपए दे दिए, 32,000 रुपीज दे दिए, ये हो गई कंसिडरेशन। ठीक है, लेन देन, मैं कुछ दे रही हूं तुम कुछ दे रही हो, कंसिडरेशन है, उसी की बात हो रही है, राइट। एक अग्रीमेंट में हम कह सकते हैं दो चीजें मौजूद होती है, प्रॉमिस, ठीक है, या सेट ऑफ प्रोमिसेस और कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। मतलब प्रॉमिस ऐसा नहीं कि मैं बाइक दे रही हूं, तुम बोले हाँ मैं ले रहा हूं और कुछ के बदले कुछ दे नहीं रहे हो, ऐसे नहीं होगा, ये कंसिडरेशन नहीं कहलाएगी। अगर मैंने कुछ दिया तो उसके बदले कुछ आना चाहिए, दैट इज कंसिडरेशन, राइट। तो एक अग्रीमेंट में हमें प्रॉमिस देखने को मिलता है या सेट ऑफ प्रोमिसेस देखने को मिलते हैं और कंसिडरेशन देखने को मिलती है। एक अग्रीमेंट में प्रॉमिस दोनों ही साइड से होता है ना, समझ रहे हो ना, तुम्हारे साइड से भी प्रॉमिस हुआ था, तुम पैसे दोगे, मेरे साइड से प्रॉमिस हुआ था मैं प्रोडक्ट दूंगी, तो दोनों साइड से प्रॉमिस हुआ। और अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, थोड़ा फायदा हमें भी हो जाए, राइट। कंसिडरेशन वाली बात आ गई, देखो मैं तुम्हें अच्छा कंटेंट दे रही हूं, तुम शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो और लाइक भी कर सकते हो। सबसेक्शन बी ऑफ सेक्शन 2 क्या बताता है, प्रॉमिस की डेफिनेशन देता है। व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड, यानी आपको मैंने एक प्रपोजल दिया कि मेरी बाइक लोगे, मेरी बाइक खरीदना चाहोगे, राइट, ये एक प्रपोजल है जो मैं आपको दे रही हूं। signifies his assent thereto, signifies his assent, वो मुझे बताता है हाँ मैं आपकी बाइक लेना चाहूंगा, इसका मतलब है कि आपने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। प्रपोजल को जब आप एक्सेप्ट कर रहे हो तो वो प्रॉमिस बन जाता है, यही प्रॉमिस अग्रीमेंट कहलाता है, इतनी सी बात है, राइट। मैंने आपको प्रपोजल दिया, यार मेरी बाइक लोगे, बहुत पुरानी हो गई है, सेकंड हैंड भी है, तुम चाह भी रहे थे खरीदना, मेरी बाइक खरीद लो, ठीक है, आपने कहा मैं खरीदूंगा, चाहे आप बोलो चाहे आप ऐसे फेस हिला दो, सिग्निफाइज हिज असेंट, आपका वो असेंट मुझे मिल चुका है, राइट, कि हाँ आप मेरी बाइक खरीदोगे, राइट। इसका मतलब है अब वो प्रपोजल एक प्रॉमिस बन गया, आपने एक्सेप्ट कर लिया उसको तो वो एक प्रॉमिस बन गया। अब ये प्रॉमिस एक अग्रीमेंट कहलाएगा हमारे बीच का। काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज इंटर्नशिप से रिलेटेड और स्लाइड्स नोट्स सब आपको वहां पर मिल जाएंगे। डेली क्विज भी मैं वहां पर पोस्ट करती हूँ, ज्वाइन करके शेयर जरूर कर देना। काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस विच दे हैव बीन फॉर्म्ड, किस बेसिस पर कॉन्ट्रैक्ट बने हैं, अब उस बेसिस पर हम डिस्कस करने वाले किस किस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। वर्बल और ओरल कॉन्ट्रैक्ट में कम्युनिकेशन हो रहा है दो लोगों के बीच। कम्युनिकेशन किस तरह का हो रहा है, वो लोग आपस में बात कर रहे हैं, ओरल या वर्बल कम्युनिकेशन हो रहा है। अब जहां तक मैं समझ रही हूं तुम्हारे माइंड में ये आता होगा, यार बोलकर कॉन्ट्रैक्ट इतना ज्यादा सिक्योर होता होगा क्या ये एनफोर्स करता होगा क्या लॉ, राइट। तुम्हारे माइंड में यही क्वेश्चन आ रहा होगा, ये इतना मजबूत कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता होगा। सही बोल रहे हो, ठीक है, बोलकर कोई भी चीज का प्रूफ नहीं रह जाता है, वो चीज जरूरी नहीं कि वो सच हो और लॉ उसको एनफोर्स कर दे, लेकिन वर्बल कॉन्ट्रैक्ट्स आर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स, ये कॉन्ट्रैक्ट्स वैलिड माने जाते हैं और इनको लॉ एनफोर्स भी करता है। लेकिन जनरली ये कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं करने चाहिए मेरे हिसाब से, बिकॉज ये इतना ना एक सिक्योर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। देखो, लिखी हुई चीज की अलग ही सिक्योरिटी होती है, बोलकर की हुई चीज की इतनी सिक्योरिटी नहीं होती है, बट दे आर वैलिड एंड एनफोर्स्ड बाय लॉ। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट्स भी वैलिड कब होंगे, जब सेक्शन 10 में दिए हुए एसेंशियल्स को ये लोग पूरा करेंगे, राइट। जो सेक्शन 10 में दिए हुए वैलिड एसेंशियल्स है कॉन्ट्रैक्ट के, जब ये लोग उसको पूरा करेंगे तभी ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स कहलाएंगे। लिखकर जो कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर्म होंगे उनको हम रिटन कॉन्ट्रैक्ट्स कहेंगे। इन कॉन्ट्रैक्ट्स को आप टच कर सकते हो और ज्यादातर कॉन्ट्रैक्ट्स इसी तरीके के होते हैं, ठीक है, रिटन फॉर्म में ही देखने को मिलते हैं। लेकिन ये भी तभी वैलिड होंगे जो सेक्शन 10 में दिए हुए एसेंशियल्स हैं, जब उनको ये लोग पूरा कर देंगे। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स, मैंने बताया था ना कि मैं अपने बाइक बेचने की बात कर रही हूं। अब जब मैं आपको लिख कर एक्सप्रेसली पूछती हूं वर्ड्स में, क्या आप मेरी बाइक खरीदेंगे, एक लेटर मैं आपके पास भेजती हूं, राइट, तो वो मैं खुद को एक्सप्रेस कर रही हूं, रिटन वर्ड्स में अपनी बात को रख रही हूं। ये दिया हुआ है सेक्शन 9 में। सेक्शन 9 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेज दैट अ प्रपोजल व्हेन मेड इन वर्ड्स इज एन एक्सप्रेस ऑफर, राइट। प्रपोजल ऑफर एक ही चीज है, अलग अलग वर्ड्स हैं बस, राइट। मैं जब ऑफर कर रही हूं, जब प्रपोज कर रही हूं लिख के चीज को, तो वो सेक्शन 9 में एक एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। मतलब किसी तरीके का ना एक एक्सप्रेशन है मेरे पार्ट पर, चाहे मैं बोल कर ही उस चीज को कहूं, चाहे मैं लिख कर कहूं, मैं खुद को एक्सप्रेस कर रही हूं, ठीक है। मैं सिर्फ मुंडी नहीं हिला रही हूं, मैं बोल रही हूं, मैं लिख रही हूं, ये सारे एक्सप्रेशंस है मेरे जो आपको दिख रहे हैं
और तब आप उस चीज के लिए हाँ कर रहे हो तो वो एक एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट जस्ट इसका उल्टा, राइट, सेक्शन 9 में ये भी दिया हुआ है। जब एक तरीके से मैं अपने बाइक की बात कर रही हूं या अपनी कार सेल करने की बात कर रही हूं, मैंने बोला ऐसे कार मेरी पड़ी, मैंने बोला मतलब क्या आप मेरी कार खरीदना पसंद करोगे? आपने कहा, सिर्फ आपने एक जेस्चर दिया, नहीं, ठीक है ना, कुछ बोला नहीं, सिर्फ एक मुंडी हिला दी, तो इसका मतलब है आप इंप्लाइडली बोल रहे हो नहीं, मुझे तुम्हारी कार नहीं खरीदनी है। यहां पे एक्सप्रेसली कुछ भी नहीं हुआ, ना आपने लिखा ना आपने बोला, एक्सप्रेसली कुछ नहीं बोला, सिर्फ इंप्लाइडली इशारों में बात हुई है। ऑक्शन देखा है आपने कभी? ऑक्शन सीन किसी मूवी में बोली लग रही होती है, लोग नंबर उठाते हैं, कुछ बोलते नहीं है, नंबर उठाते हैं, ये एक इंप्लाइड है, इंप्लाइड कंसेंट है, राइट। वो लोग नंबर उठा के दिखा रहे हैं कि हमें 33 लाख का चाहिए तो नंबर उठा के दिखाया, ठीक है। जो ऑक्शनर होता है वो फाइनल जब डिसाइड हो जाता है तो 3 बार ऐसे करके मारता है हथौड़ा। तो ये सब क्या है? इंप्लाइड जेस्चर्स हैं। यहाँ पे एक्सप्रेसली कुछ नहीं हो रहा है, सब कुछ इंप्लाइडली हो रहा है, इशारों इशारों में बातें हो रही हैं। कॉज़ाई कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट से हमें पता चलता है कि कुछ किसी पार्टी के राइट्स हैं, किसी पार्टी की ड्यूटीज हैं, ठीक है। कुछ मेरे राइट्स होंगे, कुछ मेरी ड्यूटीज होंगी, कुछ आपके राइट्स होंगे, कुछ आपकी ड्यूटीज होंगी। लेकिन जब बिना कॉन्ट्रैक्ट के ही राइट्स और ड्यूटीज हमें देखने को मिले दो पार्टीज के बीच, वो किस वजह से आती हैं? वो लॉ की वजह से आती हैं, राइट। हमारे बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, ना आपको मैं जानती हूं ना आप मुझे जानते हैं, लेकिन लॉ की वजह से कुछ आपके राइट्स हैं मेरे ऊपर, कुछ मेरे राइट्स हैं आपके ऊपर, कुछ आपकी ड्यूटीज हैं मेरे टुवर्ड्स, कुछ मेरी ड्यूटीज हैं आपके टुवर्ड्स। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को बोलेंगे, ऐसे लीगल रिलेशन को हम बोलेंगे कॉज़ाई कॉन्ट्रैक्ट। ये बस कॉन्ट्रैक्ट्स की तरह होते हैं। एक्चुअल में देखो कोई कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं है, ना मैं आपको जानती हूं ना आप मुझे जानते हो, एक्चुअल में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लेकिन लग कॉन्ट्रैक्ट की तरह ही रहा है। चैप्टर 5 जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वो ऐसे रिलेशंस की बात करता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट की तरह लगते हैं, राइट। जैसे रिलेशंस कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करता है, वैसे ही रिलेशंस लगते हैं, ये होते नहीं है, लगते हैं। इनको हम कहते हैं कॉज़ाई कॉन्ट्रैक्ट, और ये चैप्टर 5 में दिए हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। डिटेल में इसके नहीं जाना है, तो मैं ऊपर से मैं समझा दे रही हूं कि चीज होती क्या है, राइट। कॉज़ाई कॉन्ट्रैक्ट का चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा ध्यान से समझना। मैं एक शॉप की ओनर हूं, ठीक है। आप मेरी शॉप पे आते हो, आप मेरी शॉप से कुछ सामान परचेज करते हो, ठीक है, ग्रोसरी का कुछ सामान परचेज करते हो, राइट। और फिर एक तरीके से आप कुछ चीजें और भी रख लेते हो, भूल से ही मान लो, ठीक है, भूल से मान लो आपने कुछ चीजें और भी रख ली, उनकी मैंने बिलिंग नहीं की, राइट। आप चले गए मेरी शॉप से, बाद में मुझे पता चलता है कि अरे यार ये इंसान जो है ये भी चीजें लेकर चला गया है, ठीक है, इसके लिए इसने पे तो नहीं किया लेकिन लेकर चला गया है। इसको कहेंगे अनजस्ट एनरिचमेंट। ये एक डॉक्ट्रीन है, इस डॉक्ट्रीन या इस थ्योरी को कह लो, ठीक है, ये एक थ्योरी है या एक डॉक्ट्रीन है, इसके ऊपर ही बेस्ड है कॉज़ाई कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, इसके ऊपर बेस्ड है कॉज़ाई कॉन्ट्रैक्ट्स। और मजे की बात ये है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कहीं भी भाई साहब कॉज़ाई कॉन्ट्रैक्ट नाम का शब्द ही आपको देखने को नहीं मिलेगा। अनजस्ट एनरिचमेंट, अनजस्ट एनरिचमेंट शब्द से क्या समझ में आ रहा है? यानी ये समझ में आ रहा है कि जिस चीज के लिए तुमने मुझे पैसे नहीं दिए वो चीज तुम यूज ही क्यों करो, उससे तुम्हारा फायदा ही क्यों हो, है ना। दिस थ्योरी प्रिवेंट्स वन पार्टी फ्रॉम बीइंग अनजस्टली एनरिच्ड एट द एक्सपेंस ऑफ अनदर। मेरी दुकान से मेरा सामान लेके गए थे, मुझे पैसे नहीं दिए, मेरा तो खर्चा करा दिया ना, मेरा तो नुकसान करा दिया, उस चीज को फिर तुम यूज करके खुश क्यों रहोगे? ये थ्योरी कहती है कि कोई भी किसी दूसरे इंसान के एक्सपेंस पर, किसी दूसरे इंसान के नुकसान होने पर उसे फायदा नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी मेरा नुकसान करा के तुम्हें फायदा नहीं होना चाहिए, ये थ्योरी ये बात कहती है, इसीलिए इसे कहते हैं अनजस्ट एनरिचमेंट। तो अब तुम्हें समझ में आ रहा है हमारे बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, हमारे बीच कोई एज सच कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं था। तुम आए, तुमने सामान लिया, तुमने एक्स्ट्रा सामान रख लिया, राइट, उस चीज का कॉन्ट्रैक्ट हमारे बीच नहीं हुआ था। जस्ट ध्यान से समझो चीजों को। तुमने किसी और सामान की बिलिंग कराई, लेकिन जो सामान तुमने बेफालतू रख लिया,
जिसकी तुमने बिलिंग ही नहीं कराई, उससे हमारा कॉन्ट्रैक्ट कहां हुआ भाई? हमारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ ना। लेकिन क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट, जहां पे रिलेशंस लॉ एस्टैब्लिश करता है, जहां पे लॉ हमारे राइट्स और ड्यूटीज हमें देता है, उसके हिसाब से मेरा नुकसान करा के तुम्हारा फायदा नहीं होना चाहिए। तो एक तरीके से हमारे बीच क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट बन चुका था, राइट, जिसकी वजह से तुम्हें मुझे कंपनसेशन देना पड़ा या जो भी, वो कोर्ट डिसाइड करेगा, राइट। आई नो इतना इजी नहीं है समझना, इसलिए कमेंट सेक्शन दिया हुआ है, वहां पे बता सकते हो कि ये प्रॉब्लम हो रही है। कुछ सजेशंस देना चाहो तो वो भी दे सकते हो। लॉ पीप्स मेरी इंस्टा आईडी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां आके डीएम करके भी कुछ पूछना चाहो तो पूछ सकते हो। फ्लिपकार्ट, अमेजोन से अगर सामान मंगाया है तो ई कॉन्ट्रैक्ट के बारे में समझ जाओगे। सामान मंगा रहे हो किसी ई कॉमर्स वेबसाइट से तो वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा, राइट। अगर आपने कुछ अमेजोन, फ्लिपकार्ट, वॉलमार्ट, ठीक है, ऐसी किसी भी वेबसाइट से अगर आपने कुछ ऑर्डर किया तो वो एक तरीके से आपने उस पर्सन को देखा नहीं, आप उस पर्सन से मिले नहीं, बट आपके और उसके बीच एक इलेक्ट्रॉनिकली कॉन्ट्रैक्ट एस्टैब्लिश हो चुका है, जिसे कहते हैं हम ई कॉन्ट्रैक्ट्स या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट्स। अगर आप एटीएम यूज कर रहे हो तब भी वहां पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। अब हमने एक पार्ट डिस्कस कर लिया जहां पे हमने देखा कि ऑन द बेसिस ऑफ विच कॉन्ट्रैक्ट्स आर फॉर्म्ड, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट किस बेसिस पर फॉर्म करते हैं और उसके हिसाब से कितने तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, वो पार्ट खत्म हो गया। दूसरा पार्ट जो है वो हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितने तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। सेक्शन 10 में एक्ट के कुछ ऐसी चीजें दी हुई हैं, कुछ ऐसे इसेंशियल्स दिए हुए हैं, उसको एक लिस्ट मान लो, ठीक है। उस लिस्ट में कुछ ऐसी चीजें दी हुई हैं कि अगर वो किसी अग्रीमेंट के पास है, अगर वो लिस्ट कोई अग्रीमेंट पूरा कर रहा है तो वो अग्रीमेंट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाने के लायक है। अगर चीख कर चिल्ला कर किसी को आप साइन करा रहे हो किसी कॉन्ट्रैक्ट पर वो फ्री कंसेंट नहीं कहलाएगा। इसका मतलब है किसी पर्सन ने प्रेशर में आके, है ना, जबरदस्ती किसी चीज पर साइन किया है, वो उसका फ्री कंसेंट नहीं था। जैसे अभी वो टकलिया कैसे उस पर चिल्ला रहा था लड़की पर, ठीक है, वो टेंशन ले रही थी इतनी ज्यादा। अगर ऐसे टेंशन लेके कोई पर्सन कुछ अग्री कर रहा है करने को तो वो उसका फ्री कंसेंट नहीं माना जाएगा। पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट भी एक एसेंशियल है जो आगे आप डिस्कस करोगे, लेकिन फिलहाल मैं समझा दे रही हूं। अगर किसी माइनर को, ठीक है, किसी 18 साल के नीचे के बच्चे को आप कुछ करवा रहे हो, किसी कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करा रहे हो, तो वो कॉम्पिटेंट ही नहीं है साइन करने के लिए, है ना, उसके पास वो चीज है ही नहीं, वो पार है ही नहीं कि वो कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर सके, वो एक नाबालिग है। जो ऑब्जेक्ट है, जो कंसिडरेशन है एक कॉन्ट्रैक्ट का, वो लॉफुल होना चाहिए। एक ऑब्जेक्ट है मेरे कॉन्ट्रैक्ट का, सपोज हमारा ऑब्जेक्ट इंडिया को बर्बाद करना, और कंसिडरेशन क्या है, मैंने 10 आतंकवादियों को बहुत सारे पैसे दिए हैं, ठीक है, और वो बदले में इंडिया को बर्बाद करेंगे, ये कंसिडरेशन है। ऑब्जेक्ट क्या है, इंडिया की बर्बादी, तो ये अनलॉफुल माना जाएगा, राइट। किसी कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्टिव और कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए। सबसेक्शन जे ऑफ सेक्शन 2 वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करता है। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसको लॉ एनफोर्स नहीं करेगा, ठीक है, जिसको लॉ का सपोर्ट नहीं है, वो एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। तो क्या हम कह सकते हैं इस कॉन्ट्रैक्ट ने सेक्शन 10 में दिए हुए एसेंशियल्स को पूरा नहीं किया, उन्हें फुलफिल नहीं किया? हाँ, हम ऐसा कह सकते हैं। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स वो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो सेक्शन 10 में दिए हुए एसेंशियल्स को पूरा नहीं करते हैं। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं? अब मैं अपना घर बेचना नहीं चाहती हूँ, ठीक है, आप एक गुंडे हैं, ठीक है, ऐसे गलत मत समझना है, आप एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं, ठीक है, आप एक गुंडे हो, आप मेरे पास आते हो, मेरे यहाँ पे गन रखते हो, बोलते हो साइन करो घर के पेपर्स पर, ठीक है, मैं एक इन्फ्लुएंस में हूं आपके, नहीं करूंगी तो उड़ा दोगे, तो एक इन्फ्लुएंस है आपका मेरे ऊपर, राइट, और मैं घर के पेपर्स पर साइन कर देती हूं। बाद में मैं जाती हूं कोर्ट में कि मेरे साथ ये हुआ है, तो अब मेरे पास ऑप्शन है कि मैं उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करूं या उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा ना करूं, राइट। ये मेरे पास ऑप्शन है, आपके पास ऑप्शन नहीं है, आप अब कुछ नहीं कर सकते हो, मेरे हाथ में कंट्रोल है, मैं डिसाइड करूंगी कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना है या नहीं करना है। इसको कहते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स आर दोज कॉन्ट्रैक्ट्स दैट कैन बी मेड वॉइड ऑन द विल ऑफ वन ऑफ द पार्टीज, राइट। भाई विक्टिम पार्टी कौन है? विक्टिम पार्टी मैं हूं, क्योंकि मेरे यहां पे गन रखी गई थी, राइट। तो जब मैं कोर्ट जाऊंगी तो कोर्ट बोलेगा अब ये ऑप्शन तुम्हारे हाथ में है, तुम कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड डिक्लेयर कर सकती हो,
ठीक है, तुम्हारे ऊपर है, तुम कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल ना करो तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, क्योंकि मैं कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करूंगी ही नहीं। तो ये ऑप्शन किसके हाथ में था? विक्टिम पार्टी के हाथ में था, राइट। इसीलिए इसको कहते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि यहां दूसरी पार्टी के हाथ में कंट्रोल नहीं रहता है किसी कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करने का, एक ही पार्टी के हाथ में कंट्रोल रहता है, इसीलिए इसको कहते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि मेरा कंसेंट फ्री था ही नहीं, मुझे जबरदस्ती साइन कराया गया, अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ, मेरे साथ फ्रॉड हुआ, मुझे सही से बताया ही नहीं गया किसी चीज के बारे में, ठीक है, मैं अनजान थी इस फैक्ट से, अपनी चीज छुपाई मुझसे। ये सब जब चीजें होती हैं किसी पर्सन के साथ, जब वो विक्टिम बन जाता है, तब ये होता है ऑप्शन, वो एक्सरसाइज कर सकता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप मुझे एक हॉर्स बेचने वाले हैं, ठीक है, आपने मुझे ये नहीं बताया कि वो हॉर्स पागल है, आपने मुझे ये चीज नहीं बताई, राइट, या मुझे ये नहीं बताया कि वो उस हॉर्स को एक बहुत भयंकर बीमारी है, कुछ टाइम में वो मरने वाला है, तो आपने फ्रॉड किया ना मेरे साथ ये चीजें छुपाकर, राइट, ये फ्रॉड हुआ है मेरे साथ, मैं विक्टिम पार्टी हूं। तो बाद में जब मुझे पता चलेगा कि वो हॉर्स पागल है या उसको कोई ऐसी बीमारी है, तो अब ये मेरे हाथ में है भाई साहब कि मैं उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करूं या ना करूं, आपको पैसे दूं या ना दूं, उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड डिक्लेयर कर देने की ताकत मेरे हाथ में, क्योंकि मैं विक्टिम थी। इल्लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है? वो कॉन्ट्रैक्ट्स जो सेक्शन 10 में दिए हुए एसेंशियल्स को पूरा नहीं करते, वो इल्लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स कहलाते हैं। मतलब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जिनका ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन अनलॉफुल था, वो इल्लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स बन जाएंगे, राइट। जैसे किसी को मारने का कॉन्ट्रैक्ट एक इल्लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो शुरुआत से ही इल्लीगल थे, वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स कहलाते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल होगा जब आप किसी माइनर के साथ, जब आप किसी नाबालिग के साथ जो 18 साल के नीचे है, उसके साथ किसी चीज का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो वो वॉइड एब इनिशियो कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट शुरुआत से ही वॉइड था, शुरुआत से ही उसका कोई बेसिस नहीं था। क्यों? क्योंकि माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता है, राइट, वो कॉम्पिटेंट ही नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, वो लायक ही नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। आपने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया तो वो कॉन्ट्रैक्ट स्टार्टिंग से ही वॉइड एब इनिशियो बन जाएगा। अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट्स, अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं? ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कोर्ट की नजर में एक तरीके से सही नहीं है, कोर्ट उसको एनफोर्स नहीं करेगा, ठीक है। एक पार्टी को या दूसरी पार्टी को कोर्ट फोर्स नहीं करेगा कि इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करो। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो नहीं होनी चाहिए, राइट, इसलिए वो अनएनफोर्सिएबल हो जाएगा। अब इसका दूसरा साइड भी है, ठीक है, दूसरा साइड भी ये है, आपने और आपके दोस्त ने एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया आपस में ड्रग्स बेचने का, मान लो, ठीक है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट आप दोनों के बीच में है, ठीक है। आप लोग तो चाहते हो इस कॉन्ट्रैक्ट को कोर्ट एनफोर्स करे, लेकिन कोर्ट की नज़र में ये कॉन्ट्रैक्ट लीगल ही नहीं है, है ना। आप लोग चाहते हो कि इस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करे, लॉ इसको सपोर्ट करे, लेकिन कोर्ट की नज़र में ये चीज़ इलीगल है, इसीलिए अनएनफोर्स्ड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट भी यार अलग अलग तरीके के होते हैं, अपने नेचर के ऊपर देखते हैं, अलग अलग तरीके की पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, उस हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट्स अलग अलग तरह से होते हैं, राइट। इस बेसिस पर पहला है यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट्स। यूनी से समझ में आ रहा है वन, राइट। यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट्स, यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या होता है? सिर्फ एक पार्टी ही प्रॉमिस करती है। नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या होता है? दोनों पार्टीज की ऑब्लिगेशंस थी, दोनों पार्टीज प्रॉमिस कर रही थी, दोनों ही पार्टीज की कंसिडरेशन थी। यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ एक पार्टी प्रॉमिस करती है, दूसरी पार्टी मौजूद नहीं रहती है, तो हमें पता कैसे चलेगा भाई वो उन लोग के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है? फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। अब मान लो मैंने एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज कराया, ठीक है, मैंने एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज कराया, उसमें मैंने कहा जो कोई भी पानी के अंदर 10 मिनट रह लेगा उसको मैं 1 करोड़ रुपए का इनाम दूंगी। बहुत भयंकर कंपटीशन था, बहुत बड़े लेवल पे मैंने कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया। तो यहां पे मैंने क्या प्रॉमिस किया? जो कोई भी 10 मिनट पानी के अंदर रह लेगा उसको 1 करोड़ रुपए दूंगी, ये मेरा प्रॉमिस है, ठीक है। किससे है? जितने भी लोग हैं इंडिया में उन सबसे है ये प्रॉमिस। कोई भी आके ये चीज पूरी करेगा मैं उसको 1 करोड़ रुपए दे दूंगी। तो यहां पे कोई स्पेसिफिक पार्टी मैंने बोली, मैंने किसी का नाम लिया कि कोई स्पेसिफिक पर्सन या मौजूद है? नहीं, मैंने सबसे ये प्रॉमिस किया है, पूरे इंडिया से ये प्रॉमिस किया है
कि जो कोई भी पूरा कर देगा उसको मैं 1 करोड़ रुपए दे दूंगी। तो स्पेसिफिक पार्टी मौजूद नहीं है, सिर्फ एक पार्टी मौजूद है जो कि हूं मैंने प्रॉमिस किया है आपसे, ठीक है। अब आप आते हैं, आप कहते हैं हाँ भाई मैं 10 मिनट रह लूंगी पानी के अंदर, मेरे को 1 करोड़ रुपए चाहिए, ठीक है। आप आते हो, आप ये करते हो, आप कर लेते हो, जीत जाते हो, करना मत वैसे, लेकिन आप जीत जाते हो, मैं आपको 1 करोड़ रुपए दे देती हूं। तो अब आपके और मेरे बीच में हो गया ना कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन कैसे हुआ? बाय परफॉर्मेंस हुआ, है ना। जब आपने वो चीज परफॉर्म की जो मैंने आपको कहा था, जब आपने वो एक्ट परफॉर्म किया, तब हमारे बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बना, राइट। तब वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा हुआ, समझ में आया। तो इस कॉन्ट्रैक्ट में पार्टी तो एक थी, स्टार्टिंग में एक ही इंसान ने प्रॉमिस किया था, लेकिन जब आपने उस चीज को परफॉर्म किया, अपने एक्ट को पूरा किया, तब आपके और मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया। मैं 1 करोड़ आपको तब तक नहीं दूंगी तब जब तक आप वो चीज पूरी नहीं कर दोगे, राइट। तो जब आप वो पूरी करोगे मैं आपको 1 करोड़ दे दूंगी और हमारे बीच एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट इज बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स। और सब्सक्राइब जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना, चैनल को बहुत मेहनत लग रही है ये सब बताने में गाइस। ऐसे और वीडियोस भी चैनल पर आएंगे अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे। ये तो वही यार कॉमन टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। आपने भी कुछ प्रॉमिस किया, मैंने भी कुछ प्रॉमिस किया, बायलैटरल दोनों पार्टीज डिसाइडेड है। मैंने आपको कहा बाइक खरीदोगे, आपने कहा हाँ खरीदेंगे, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, हो गया बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, दोनों पार्टीज फिक्स्ड थी इसमें। तो इसमें कुछ ऐसा समझने वाला नहीं है, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स ही होते हैं। बाय मतलब दो पार्टीज इन्वॉल्व्ड है। अब है अनकॉन्शनेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। अनकॉन्शनेबल यानी मैं अनकॉन्शियस नहीं हूं तब मुझसे कोई कॉन्ट्रैक्ट कराया गया हो, मैं अपने होश में नहीं हूं, मैं किसी के इन्फ्लुएंस में हूं तब मुझसे कोई कॉन्ट्रैक्ट कराया गया हो, तो वो एक अनकॉन्शनेबल कॉन्ट्रैक्ट कहलाया जाएगा। नशे की हालत में, ठीक है, या जब मुझे दौरे पड़ रहे थे तब आपने मुझसे किसी कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करा लिया, तो वो एक अनकॉन्शनेबल कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा आपके और मेरे बीच में। एक कोर्ट डिसाइड करता है कि कॉन्ट्रैक्ट अनकॉन्शनेबल है या नहीं है। एडिशन कॉन्ट्रैक्ट, इसको हम बॉयलर प्लेट कॉन्ट्रैक्ट या स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। अब देखो कॉन्ट्रैक्ट्स के बहुत तरीके के टाइप्स होते हैं, जितने मैं इस वीडियो में बताऊंगी वो मेन है, उनको पढ़ लोगे तो हो जाएगा काम, ठीक है। एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेकर आओगे। मैंने क्वेश्चंस भी दिए एंड में, कौन कौन से पूछे जा सकते हैं, सब मिल जाएगा टेलीग्राम पर, राइट। लेकिन अब ज्यादा डिटेल में मत जाना, हर चीज के लिए खुद को कंफ्यूज कर बैठोगे बस। बॉयलर प्लेट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इसमें एक पार्टी की बार्गेनिंग पावर बहुत ज्यादा रहती है कंपेयर टू दूसरी पार्टी, यानी एक पार्टी बहुत स्ट्रांग रहती है और दूसरी पार्टी बहुत वीक रहती है, राइट। बहुत ज्यादा वीक रहती है, एक पार्टी बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहती है। मतलब टेक इट और लीव इट वाला सीन रहता है, लेना है तो ले लो, नहीं तो भाड़ में जाओ। तो इसमें क्या हुआ, आपकी पोजीशन वीक है, मेरी पोजीशन बहुत ज्यादा हाई है, मेरा बार्गेनिंग पावर बहुत ज्यादा है, आपका बार्गेनिंग पावर बहुत कम है, ठीक है। मैं आप पे इन्फ्लुएंस एक तरीके से एक्सरसाइज कर सकती हूँ, इसको कहेंगे एडिशन कॉन्ट्रैक्ट या बॉयलर प्लेट कॉन्ट्रैक्ट। इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। एक पार्टी ऑफर दे रही है, दूसरी पार्टी उस ऑफर को एक्सेप्ट कर रही है, तो ये एक अग्रीमेंट बन जाएगा। लेकिन ऑफर के जो टर्म्स हैं, जो कंडीशंस हैं, वो अनएम्बिगुअस होनी चाहिए, कंफ्यूजिंग नहीं होनी चाहिए, राइट। ऐसा नहीं कि बाद में आप बदल जाओ, उन कंडीशंस को बदल दो, है ना। डेफिनेट चीजें होनी चाहिए, स्पेसिफिक चीजें होनी चाहिए। जो आप एक्सेप्ट करोगे, है ना, वो एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट और अनकंडीशनल होनी चाहिए। ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट का आधा पार्ट मैं पूरा करूंगी, आधा पार्ट पूरा नहीं करूंगी। नहीं, कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना है तो पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट आपको एक्सेप्ट करना होगा। पार्ट्स में कॉन्ट्रैक्ट आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो। अब एक्सेप्टेंस की भी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक है। वो एक वैलिड एक्सेप्टेंस कब कहलाएगी, जब एक्सेप्टेंस रीजनेबल मैनर में हुई हो, राइट। कम्युनिकेट अच्छे से की गई हो। ऐसा नहीं कि यहाँ गन रख के करवा रहे हैं और एक्सेप्ट कर लिया, है ना, ऐसे नहीं। ढंग से कम्युनिकेट करना होगा एक्सेप्टेंस को। ऐसा नहीं आप कबूतर के पंजे पे चिट्ठी लगा के हमको भेज रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो, नहीं। ढंग से आपको कम्युनिकेट करना होगा कि हाँ मैं इस चीज को एक्सेप्ट करती हूँ, इस चीज को एक्सेप्ट करता हूँ, है ना। रीजनेबल मैनर में करो। इस पे एक बहुत बढ़िया केस लो है, लैंडमार्क केस है, वो है लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। इसमें क्या होता है, गौरी दत्त का जो नेफ्यू रहता है वो भाग जाता है घर से, ठीक है। मेन है किसी केस का हेल्ड पोर्शन, तो हेल्ड पोर्शन जरूर से पढ़ के जाना। अब उस भागे हुए नेफ्यू को लालमन शुक्ला जो सर्वेंट रहता है गौरी दत्त के घर में, वो ढूंढ लेता है।
अब गौरी दत्त ने कुछ इनाम रखा था, उस इनाम के बारे में लालमन शुक्ला को खबर नहीं थी। वो बच्चा लौटा आता है लेकिन इनाम अपना नहीं लेता क्योंकि उसको पता ही नहीं था, नॉलेज ही नहीं थी उस इनाम के बारे में। लेकिन फिर भी लालमन शुक्ला ने बच्चा लौटाया, राइट। उसने एक तरीके के कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग ही काम किया। तो इसका मतलब क्या हुआ, उस सर्वेंट ने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया था, राइट। इसका मतलब वो सर्वेंट ने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया था। क्यों? क्योंकि उसने उस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ही काम किया, बच्चा लौटाकर दिया, राइट। नेक्स्ट एसेंशियल है कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 11 उन लोगों की बात करता है जिनके पास ताकत है कॉन्ट्रैक्ट करने की, ठीक है, जिनके पास एक तरीके से पावर मिली हुई है कॉन्ट्रैक्ट करने की, वही लोग कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ऐसे कौन से लोग हैं? पहले वो लोग जो मेजॉरिटी की एज अटेन कर चुके हैं, मतलब जो लोग 18 साल या उससे ऊपर है, वो लोग कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। पर्सन हु इज ऑफ साउंड माइंड, पागल नहीं होना चाहिए वो इंसान। ऐसा पर्सन जिसको लॉ ने डिस्क्वालीफाई नहीं किया हो, मर्डरर नहीं होना चाहिए, है ना, ऐसा कोई पर्सन जिसको लॉ ने डिस्क्वालीफाई नहीं किया हो, वो लोग कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। लैंडमार्क केस क्या है? मोहरी बीबी वर्सेस दामोदर घोष, धर्मोदास घोष है, आई एम सॉरी। इसमें ये हेल्ड किया गया था कि कॉन्ट्रैक्ट जब आप माइनर के साथ करते हो तो वॉइड एब इनिशियो हो जाता है, स्टार्टिंग से ही वो वॉइड हो जाता है, राइट। क्योंकि माइनर इज इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। नेक्स्ट एसेंशियल इज लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट। कंसिडरेशन कहां डिफाइंड है? कंसिडरेशन डिफाइंड है सबसेक्शन डी ऑफ सेक्शन 2 में। कंसिडरेशन का मैंने मतलब आपको समझा दिया है मोटा मोटी, लेना और देना, यही कंसिडरेशन कहलाता है। ये पास्ट भी हो सकती है, प्रेजेंट भी हो सकती है और फ्यूचर में भी हो सकती है। लॉफुल कंसिडरेशन और लॉफुल ऑब्जेक्ट की कहां बात की गई है? सेक्शन 23 में बात की गई है। ये भी मैंने आपको समझाया था कि कॉन्ट्रैक्ट एक तरीके से पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, इमोरल नहीं होना चाहिए, फ्रॉडुलेंट नहीं होना चाहिए और लॉफुल रहना चाहिए। इस पे केस है दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव का। नेक्स्ट है फ्री कंसेंट। सेक्शन 14 इसकी बात करता है ऐसा कंसेंट, ठीक है, ऐसा कंसेंट जिसमें कोअर्शन ना दिखे, है ना, कोअर्शन नहीं होना चाहिए, जबरदस्ती आपसे कुछ अग्री करवाया जा रहा है, ये चीज नहीं होनी चाहिए। अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, फ्रॉड नहीं होना चाहिए, मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए, मिस्टेक नहीं होना चाहिए। जब ये सारी चीजें प्रेजेंट नहीं होंगी तब हम कहेंगे उस पर्सन ने फ्री कंसेंट दिया है, हमें अपनी मर्जी से उस पर्सन ने हामी भरी है इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो वो फ्री कंसेंट कहलाएगा। नेक्स्ट एसेंशियल है एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड। ऐसे अग्रीमेंट्स मत बनाओ जिनको हमारे कंट्री के लॉ ने वॉइड डिक्लेयर करके रखा है। जब आप ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स बनाते हो तो वो वॉइड ही माने जाएंगे एक्सप्रेसली, क्योंकि उन्हें लॉ ने कहा है कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स वॉइड होते हैं। जब आप ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो तो वो वॉइड हो जाता है। So thank you for watching this video friends and we'll meet soon in the next video. Good luck.